देखिए अध्याय 2 पढ़ रहे हैं हम, जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, और बहुपद पढ़ने से पहले हम इसमें कल हमने चर्चा की थी चर, अचर और संक्रियाओं के बारे में। यानी चर जो शब्द होते हैं, जैसे चर क्या होते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के जो वर्ड होते हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं? चर कहते हैं। जैसे कि ये स्टार्ट होते हैं 1 ए से लेकर। इसी तरीके से जो अचर है, अचर जो मैथ के होते हैं, मैथ की गिनतियाँ होती हैं ना, 1 से लेकर और 0 से लेकर अनंत तक। चर की बात कर रहे थे, तो चर क्या होंगे कि ऐसे मान या फिर ऐसी जो संख्या, या फिर जैसे मान लो कि x, y, z, ये जो मान होते हैं, इनका जो मान होता है वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि आप एक समीकरण में देखोगे कि x का मान 5 है, एक में 7 है, एक में 9 है। इस तरीके से अलग अलग मान होता है ना। तो जो चर की वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं होती है। चर की वैल्यू क्या नहीं होती है? फिक्स नहीं होती है। अचर की बात करें तो अचर जो मैथ में हम गिनतियाँ सीखते हैं वही क्या होते हैं? अचर होते हैं। जैसे 0 से लेकर कहाँ तक चलते हैं? अनंत तक चलते हैं। तो जैसे 1 है तो 1 अपने आप में क्या है? फिक्स है। ठीक है, ऐसे नहीं कि भाई 1 का मान समय समय पर बदलता रहेगा। जैसे कि इसमें चर और अचर में क्या होता है? मान समय समय पर क्या होता रहता है? बदलता रहता है। लेकिन यहाँ पर अचर में नहीं बदलेगा। संक्रियाओं की बात कर रहे थे, तो संक्रिया, इसमें संक्रियाएं कौन कौन सी थी? संक्रियाएं प्लस, माइनस, गुणा और भाग, ये संक्रिया होती है। तो ये 4 संक्रियाओं से और चर और अचर से क्या बनता है? एक समीकरण बनता है। क्या बनता है? समीकरण, या फिर व्यंजक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? यानी एक व्यंजक का जो निर्माण होता है, व्यंजक का निर्माण होता है चर प्लस अचर और प्लस में संक्रियाएं। चर, अचर और संक्रियाओं से एक व्यंजक बनता है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल के रूप में 4x + 7 एक क्या है? व्यंजक है। अगर इस व्यंजक के आगे, देखिए समीकरण की बात कर रहे हैं, इस व्यंजक के आगे 0 लगा दिया जाए या फिर कोई भी संख्या लिख दी जाए, जैसे 4x + 7 = 9, 4x + 7 = 9, तो ये अपने आप में क्या बन गए? समीकरण बन गया। तो समीकरण क्या होता है कि समीकरण में ऐसा व्यंजक जिसमें समता चिन्ह का प्रयोग हो। क्या हो? समता चिन्ह या बराबर चिन्ह का प्रयोग होता हो, तो वो क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में हमने चर्चा की कि समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के समीकरण होते हैं। 2 प्रकार के, एक तो होता है चरों के आधार पर, सॉरी, एक तो पदों के आधार पर और एक घातों के आधार पर। पदों के आधार पर देखिए, पदों के आधार पर एक तो जाएगा एक पदीय, द्विपद, त्रिपद, ये होंगे। यानी जिसमें एक ही पद हो, जैसे x, द्विपद जिसमें 2 पद हो x + y, त्रिपद जिसमें 3 पद हो x + y + z, ये त्रिपद हो गए। ठीक है, अब बहुपद क्या होता है? देखिए बहुपद ऐसा समीकरण जिसमें 2 या 2 से अधिक पद हो। जैसे कि मान लो ये है ना, अपने ये है ना, ये त्रिपद जो आपको दिख रहा है, त्रिपद क्या है? एक बहुपद है। त्रिपद क्या है? एक बहुपद है। तो त्रिपद को हम बहुपद भी बोल सकते हैं। त्रिपद को क्या बोल सकते हैं? बहुपद बोल सकते हैं। इसके बाद में हमने बात की घातों के आधार पर। घातों के आधार पर तो पहला था इसमें एक घातीय, एक घातीय या फिर रेखिक घात समीकरण बोल सकते हैं। रेखिक घात समीकरण। ठीक है, एक घातीय या रेखिक घात समीकरण। तो रेखिक घात समीकरण किसे कहेंगे? यानी वह समीकरण जिसमें चर की उच्चतम घात कितनी हो? 1 हो। वह समीकरण जिसमें चर की उच्चतम घात कितनी हो? 1 हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए x + y + z। अब यहाँ पर जितने भी चर हैं उनकी घात कितनी है? यहाँ पर 1 है। यानी देखो कोई भी संख्या लिखी हो, जैसे चर, उसमें चर में जैसे ये x, y, z, अगर इनके ऊपर कुछ भी नहीं है ना, तो इसका मतलब ये है कि जो इनकी घात है वो क्या है? 1 है। अगर यहाँ पर मान लो 2 लगा हुआ होता तो इसकी घात कितनी है? 2। यहाँ पर अगर 3 लगा हुआ होता इसकी घात कितनी है? 3। तो ये ध्यान रखिए कि अगर चर के साथ कुछ भी नहीं है तो अपने आप में उसकी घात कितनी होगी? 1। ठीक है,
फिर दूसरा था द्विघात समीकरण। दूसरा क्या होता है? द्विघात समीकरण। तो द्विघात जो समीकरण होता है ये काफी इम्पोर्टेंट है अपने इसमें चैप्टर में भी। द्विघात समीकरण जो हम पढ़ेंगे ये काफी इम्पोर्टेंट है। ये द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण 2x² + 3x + 7 ये अपने आप में क्या है? द्विघात समीकरण है। क्या है? यानी देखो इसमें चर क्या x है, तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? पावर में 2। यहाँ पे कितनी है? 1। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसकी? 2। तो यहाँ पर जो द्विघात समीकरण होगा उसे क्या कहेंगे हम? कि ऐसा समीकरण जिसमें चर की उच्चतम घात कितनी हो? 2। चर की उच्चतम घात कितनी होनी चाहिए? 2। समझाया? त्रिघातीय समीकरण। कौन सा? त्रिघातीय समीकरण। जैसे कि देखो त्रिघातीय समीकरण क्या होगा? x³ + x। तो यहाँ पर चर की उच्चतम घात कितनी है? 3। चर की उच्चतम घात कितनी है? 3। इसलिए ये क्या हो जाएगा? त्रिघातीय समीकरण हो जाएगा। समझ आ गया सभी को? यहाँ तक हमने कल चर्चा की थी। इसके बाद में आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये पढ़ेंगे 2.1 प्रश्नावली। यानी किस तरीके से जो ग्राफीय पेपर होता है, ग्राफीय पेपर पर हम शून्यांकों की संख्या निकालते हैं। किसकी संख्या निकालते हैं? शून्यांकों की संख्या। तो वो देखिए आप शून्यांकों की संख्या कैसे निकाली जाती है। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि शून्यांक होते क्या है। शून्यांक होते क्या है? तो ये शून्यांक है ना, ये 2.2 में चर्चा करेंगे हम शून्यांक के बारे में। लेकिन ग्राफ के पेपर पर हम शून्यांक कैसे निकालते हैं? सपोज दैट एक ग्राफ बनाता हूँ। जैसे कि मान लो ये तो है एक्स अक्ष, ठीक है। ये कौन सा हो गया? ये हो गया एक्स, ठीक है। और ये मान लो ये कौन सा है? वाई। और ये वाई डैश। और ये हो गया मूल बिंदु, जिसको हम मूलचंद बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मूलचंद। मूलचंद तेरी 2 आंख। यानी इसके मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? 0 0, है ना? हाँ, मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? 0 0। तो इसलिए मूलचंद की कितनी आंख हो गई? 2। अब देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें शून्यांकों की संख्या कैसे निकाली जाती है। जैसे कि मान लो आपको एक समीकरण दे दिया, y बराबर px, y बराबर px, y बराबर px। अब इसमें पूछ रहा है कि बताइए इसमें शून्यांकों की संख्या क्या है। आप इस चित्र में देखिए, एक रेखा दर्शाएगा, जैसे ये दर्शा दिया ऐसे, ठीक है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि y है ना, y का मान तो पूछ रहा है इसमें। लेकिन अब ये देखिए जो x अक्ष है ना, x ये रेखा नहीं, ये और नई रेखा ही है। ये रेखा x अक्ष को कितनी बार काट रही है? तो देखिए 1 2 3। तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। समझ आया? ये y बराबर था, y बराबर p × x। अगर मान लीजिए ऐसे होता x बराबर p कोष्टक y, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो ये रेखा है ना, ये वाली रेखा y अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है? 1 बार। तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई इसमें? 1 हो गई। ये ध्यान रखेंगे हमेशा कि ब्रैकेट के अंदर जो मान होता है, जैसे y है, तो आप कोई नई रेखा आ रही है ना, वो देखो कि y अक्ष को कितनी बार काट रही है? 1 बार काट रही है। कितनी बार काट रही है? 1 बार। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पर x आया, तो x को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है? 3 बार। अच्छा देखो, एक चित्र और आ सकता है इसमें से। जैसे मान लो एक तो ये था, इसकी बात करें, ठीक है। और अगर मान लो ये इसमें पूछ रहा है y बराबर px बराबर निकाल के बताओ, तो इसमें कितना आएगा बताओ? 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो इनके बीच में कोई गैप नहीं है, इनके बीच में कोई गैप नहीं है। तो इसका मतलब ये रेखा है ना, ये वाली रेखा वलय के रूप में आ रही है। ये कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है x अक्ष को? केवल 1 बार। कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है? 1 बार। तो ये समझ में आ गया। 2.1 में केवल यही है बस। और एक जितने भी क्वेश्चन है उनमें ये पूछा गया है कि शून्यांकों की संख्या बतानी है आपको, ठीक है। इतना कुछ और ज्यादा कुछ आ जाएंगे।
देखो प्रश्नावली 2.2 है। इस प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे शून्यांक और गुणांक, यानी शून्यांक क्या होते हैं और गुणांक क्या होते हैं, पहले इनके बारे में हम देखेंगे। फिर बाद में हम जो द्विघात समीकरण होगा उन द्विघात समीकरणों में हम शून्यांक निकाल के उनकी सत्यता की भी जांच करेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए पहले शून्यांक होता क्या है। देखिए शून्यांक होता है जैसे कि आपको एक समीकरण दे दिया गया, क्या दे दिया गया, जैसे कि 4x प्लस, या फिर ऐसे मान लो कि x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से जब x का जो मान आएगा x बराबर -2, यानी चर संख्या का जो मान आएगा वो क्या कहलाएगा, शून्यांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शून्यांक कहलाएगा। तो इस समीकरण का शून्यांक क्या होगा, -2। अगर मान लो ये -2 है ना, इस समीकरण में रखने से अगर इस समीकरण को शून्य बना देता है, क्या बना देता है, यानी 0 बना देता है, तो इसका मतलब ये क्या रहेगा, इस समीकरण का शून्यांक हो जाएगा। जैसे कि देखो अगर मान लो ये आपका समीकरण था, समीकरण 1, इस समीकरण 1 में हम इसकी सत्यता की जांच कर रहे हैं। इस समीकरण 1 में x बराबर -2 रखने पर ये रखेंगे -2, तो यहाँ पर -2 प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ पर भी 0 और इधर भी 0। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x -2 समीकरण का क्या है, शून्यांक। क्या है, समीकरण का शून्यांक, यानी जो चर राशि का यदि मान आ जाए, इसका मान आ जाए, चर राशि का यदि मान आ जाए, तो इसका मतलब वो क्या कहलाता है, समीकरण का शून्यांक कहलाता है। ठीक है, अब बात करें गुणांक की, किसकी बात करें, गुणांक की। तो देखिए गुणांक होता है क्या, जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया 3x² प्लस 4x प्लस 8 और बराबर 0, ये लिख दिया। अब अगर मान लो मैं इसमें x² का गुणांक पूछूं, x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है, 3, मतलब जो x² है वो किसके साथ है, 3 के साथ। किसके साथ है, 3 के साथ। अगर मान लो मैं 3 का गुणांक पूछूं यहाँ पर, भाई 3 का गुणांक बताइए, 3 का गुणांक क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लो 4 का गुणांक पूछा जाए, तो 4 का गुणांक क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। x का गुणांक क्या हो जाएगा, 4। यहाँ पर ये है अचर पद, ये क्या है, अचर पद। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लो मैं इसमें ऐसे लिख दूं 4x² प्लस 8, है ना, 4x² प्लस 8, और मैं इसमें कहूँ कि भाई x का गुणांक बताओ, x का गुणांक, क्या x है क्या इसमें, नहीं है, तो x का गुणांक क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब ये x² है और ये क्या है, अचर पद है, तो इसलिए यहाँ पर इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसमें गुणांक निकालते हैं। बताओ किसी बहुपद के शून्यांक और गुणांकों में संबंध। देखिए सबसे पहले आपको दिया जाएगा एक द्विघात समीकरण दिया जाएगा, जैसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, ये एक द्विघात समीकरण हो गया। अब यहाँ पर जो a, b और c ये क्या है, अचर संख्या है। क्या है, अचर संख्या। ये तीनों की तीनों अचर संख्या, जैसे यहाँ पर a के स्थान पर 3 आ जाए, b के स्थान पर 5 आ जाए, c के स्थान पर 8 आ जाए, तो ये तीनों की तीनों क्या है, अचर संख्या। अब देखिए यहाँ से है ना, यहाँ से हम एक द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो x की 2 वैल्यू आती है, जैसे एक मान आ जाएगा और एक दूसरा मान, 2 मान आ जाएंगे। ठीक है, चाहे कुछ भी आए, जैसे मान लीजिए। तो हम यहाँ पर इन दोनों मानों को जब हल करेंगे तो हल करने से हमारे पास x और y के मान आएंगे ना। तो सबसे पहले हम एक को तो क्या मानेंगे, माना अल्फा, एक को क्या मान लेंगे, अल्फा के बराबर मान लेंगे। ये शून्यांक किसके, माना एक शून्यांक तो क्या हो जाएगा, अल्फा, और दूसरे क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों मान आ जाएंगे यहाँ से। अब ये दोनों मान आने से हमारे पास देखो समीकरण के दोनों शून्यांक आ गए, अल्फा और बीटा। अब अल्फा और बीटा जो आया है हम देखेंगे कि, या फिर हम जांच करेंगे कि जो अल्फा और बीटा का जो मान है वो सत्य है या नहीं है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। क्या होता है, देखिए सबसे पहले शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग करते हैं, शून्यांकों का योग। तो
शून्यांक कौन कौन से बताओ? एक तो है अल्फा और एक है बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। ये इसका सूत्र होगा। देखिए ये तो है शून्यांक और ये है गुणांक, यानी हम यहाँ पर इसकी संबंध दर्शा रहे हैं ना शून्यांक और गुणांकों में। ये तो दोनों क्या है? शून्यांक और ये क्या है? गुणांक है। गुणांक ए बी सी अचर संख्याओं को क्या बोलते हैं? गुणांक बोलते हैं ना आमतौर पर। तो ए प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अब ये जो बी है ना, बी किसका गुणांक है बताओ दिखा? बी किसका गुणांक है? बी है एक्स का। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स का ये गुणांक है, एक्स का गुणांक, और ए किसका गुणांक है? एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का। ठीक है, एक सूत्र तो ये हो गया इसका। दूसरा इसमें शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणा। तो शून्यांक कौन कौन से? अल्फा और बीटा, यानी अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटा ए, सी बटा ए। ठीक है, तो अल्फा और बीटा ये दोनों क्या हो गए? शून्यांक हो गए। अब बताओ सी क्या है? सी है एक अचर पद। सी क्या है? एक अचर पद, अचर पद या अचर संख्या। और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। समझ में आया सभी को? तो इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, किसी भी बहुपद के जो शून्यांक और गुणांक है उनकी सत्यता की हम जांच करते हैं। यहाँ तक तो आपको क्या करना होता है, समीकरण को हल करके अल्फा और बीटा का मान निकालना होता है, मतलब शून्यांक निकालने होते हैं। उसके बाद में जो शून्यांक आए हैं उन शून्यांकों की सत्यता की हम जांच करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये है टॉपिक है ये, इससे परीक्षा में एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, तो आप पहले इसको उतारो फिर आगे इसमें हम क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 2 है, इससे सूत्र से संबंधित। देखिए देवघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। अभी मैंने बताया था कि आपको सबसे पहले क्या दिया जाएगा, इसमें एक देवघात समीकरण। तो ये देवघात समीकरण दे दिया। ठीक है, हम इसको यहाँ पर लिखते हैं जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये आपके पास एक देवघात समीकरण। ठीक है, इसके सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? शून्यांक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? शून्यांक। देखिए कैसे निकलेंगे। ये एक देवघात समीकरण है। देखिए गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए? 10। ये 9th क्लास में हमने पढ़ा है इसको खूब, कि गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए? 10। और जोड़े घटाए तो कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। ठीक है, या आप इसमें एक तरीका और भी लगा सकते हो कि फर्स्ट और अंतिम जो पद है, यानी पहले देखो फर्स्ट गुणा थर्ड है। ठीक है, फर्स्ट गुणा, तो यहाँ पर जो पहला पद है वो कितना है? 1 और अंतिम पद कितना है? 10। तो इसको गुणा करने पर जो संख्या आ रही है ना वो कितनी आ रही है? 10 प्लस की आ रही है। कितनी आ रही है? धनात्मक संख्या आ रही है। क्या आ रही है? धनात्मक। जब धनात्मक संख्या है, क्या है? धनात्मक। जो धनात्मक संख्या आ जाए तो बीच वाली जो संख्या होती है, बीच वाली संख्या होती है उससे नीचे की तरफ चलो। तो यहाँ पर ये कितना? 7 और यहाँ पर देखो 6 5 4 3 2 1 हो गया। अब इसको तो 1 से गुणा करके देख लो, इसको 2 से, इसको 3 से, इसको 4 से, 5 से, 6 से। अब यहाँ पर देखो गुणा करने पर 10 आ रहा है क्या? 6 और 1 को नहीं आ रहा, इसको काट दो। 5 दूनी 10। तो ये 5 और 2 को गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा ना, और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो भी 7 हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पर जो इसका गुणनफल बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसके तो टुकड़े करने ना, 5x प्लस 2x और प्लस 10। ये दोनों संख्या सीधे से आती हैं, बस बीच वाली संख्या के टुकड़े होते हैं। समझ में आया सभी को? ये गुणनखंड के नियम है कि अगर प्रथम पद और अंतिम पद को गुणा करने पर धनात्मक संख्या है, क्या है? धनात्मक संख्या है। प्रथम पद और अंतिम पद को गुणा करने पर धनात्मक संख्या आ जाए। क्या आ जाए? धनात्मक संख्या आ जाए। तो जो मध्यमान होता है, यानी बीच वाला जो पद होता है उससे नीचे की तरफ चलते हैं संख्या। ऐसे मान लो, देखो धन है, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे धन है ना, हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे वो क्या करते थे? धन को नीचे गाड़ते थे। कहाँ गाड़ते थे? नीचे गाड़ते थे ना, यानी धन। क्यों? क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था, ये जो चोर डाकू ये होते थे, उनकी डर की वजह से वो क्या करते थे? अपने धन को किसी को, जैसे
कूलड़ा हो गया या मटका हो गया, उसमें क्या करते थे, छुपा कर रखते थे, नीचे गाड़ते थे। तो आप ये ध्यान रखना कि अगर धनात्मक संख्या आ जाए तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे की तरफ चलेंगे। क्या चलेंगे, नीचे की तरफ, ठीक है। और ऋणात्मक संख्या आ जाए तो ऊपर की तरफ चलेंगे। यानी ऐसे मानना ऋणात्मक आ रही है तो जैसे ऋणात्मक, ऋण कर्जा, कर्जा कहाँ पर होता है, सिर के ऊपर होता है ना। जैसे बोलते हैं ना भाई ऊपर सिर के ऊपर तो 50,000 ऊपर, जो ऐसे बोलते हैं ना। तो ये ध्यान रखें, ऋणात्मक आ जाए तो ऊपर और धनात्मक आ जाए तो नीचे। अब देखिए पहला काम हो गया, कपड़े हो गए। उसके बाद में दो दो पदों में क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। इनमें कॉमन ले लो और इनमें कॉमन। कॉमन का मतलब ये होता है ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो अन्य संख्याओं में भाग जाए, या फिर ऐसे दो पद, या मतलब देखो पदों की संख्या खूब सारी हो सकती है, तो उनमें छोटी से छोटी संख्या लेते हैं जिसका भाग चला जाए। तो यहाँ पर देखो इसमें x का भाग जा रहा है, x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आ गया x प्लस 5, और यहाँ पर कॉमन क्या आया, प्लस का 2। यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये गलती करते हैं बच्चे, चिन्ह नहीं लगाते हैं। और ये कितना आ गया, x प्लस 5, x प्लस 5। देखो 2 एकम 2 तो 5 दूनी 10। अगर ये वाला मान और ये वाला मान सही है, सॉरी ये वाला मान और ये वाला मान अगर समान आ रहा है, तो इसका मतलब ये मानना है कि आपने जो गुणनखंड किए वो क्या किए, सही किए, और कॉमन भी लिया वो क्या लिया है, सही लिया है। अब क्या करेंगे, इसको एक क्वेश्चन रख देंगे, x प्लस 2 और x प्लस 5, ठीक। ये तो हो गया आपका फर्स्ट मान और ये हो गया आपका सेकंड मान। देखिए जब ये लाइन लिखना जरूरी है, जब x² प्लस 7x प्लस 10 बराबर क्या हो, 0 हो तो, ठीक है। ये 0 है तो इसको 0 के बराबर रखेंगे। x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया, -2, -2। इसमें दिख रहा है क्या नीचे यहाँ तक है? और इधर देखिए ये तो हो गया आपका फर्स्ट मान से हो गया। सेकंड मान से देखिए x प्लस 5 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया, -5, यानी ये 2 आगे चला गया, माइनस का हो गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब हमारे पास ये दोनों शून्यांक आ गए, क्या आ गए, 2 शून्यांक। तो इसको तो क्या करेंगे, अल्फा के बराबर मानेंगे। माना अल्फा बराबर कितना हो गया, -2, और बीटा बराबर कितना हो गया, -5, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, सत्यता की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच, देखो हमारे पास दोनों शून्यांक आ गए। अब दोनों शून्यांक आने के बाद में हम देखेंगे कि ये दोनों शून्यांक सही है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें सत्यता की जांच। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला कौन सा, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। और इसमें जो सूत्र होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a, -b बटा a हो जाएगा, ठीक है। अब रखो इसमें अल्फा का मान कितना है, -2 लिख दिया, प्लस है इससे जैसे, बीटा का मान कितना है, बराबर। अब देखिए माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे, अब देखिए b है ना, b का मान क्या, a b c, तो b का मान कितना हुआ, 7, और a का मान क्या है, 1, a का मान क्या है, गुणांक रखना होता है यहाँ पर, ये गुणांक है और ये क्या है, शून्यांक। तो देखिए -2 और -5 कितना हो गया, माइनस का, और इधर भी ये कितना हो गया, माइनस, दोनों तरफ समान है ना, इधर भी 7 आ गया और इधर भी 7 आ गया, दोनों तरफ 7 आ गए। नेक्स्ट इसमें दूसरा सूत्र कौन सा था, शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का तो अल्फा गुणा बीटा बराबर c बटा a, c बटा a। तो देखिए अल्फा का मान कितना, -2, और बीटा का मान कितना, -c का मान बताइए कितना, c का मान है 10, और a का मान 1 है। अरे x नहीं होता बार बार, ये वो x कर रहे, यहाँ पर कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो ये कितना हो गया, 5 दूनी 10, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस, इधर भी 10। अब देखो ये समान आ रहा है, ये समान आ रहा है, आ गया ना। तो अब इसमें हम क्या लिखेंगे, अतः द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद, कौन सा द्विघात बहुपद, ये बहुपद x² प्लस 10 के
दो शून्यांक, दो शून्यांक कौन कौन से, -2 व -5, -2 और -5। देखो एग्जाम्पल 3 है, द्विघात बहुपद दे रखा आपको इसमें x² -3। अब देखिए इसमें एक चीज मिसिंग है, कौन सी है, यानी स्क्वायर का पद है लेकिन x का पद नहीं है ना। फिर भी इसमें क्या पूछ रहे हैं, शून्यांक ज्ञात करो और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। सूत्र ये लगेगा फॉर्मूला पूरा ऐसे कैसे, लेकिन अब इसमें देखिए चेंजिंग कहाँ से है वो समझो। ये द्विघात समीकरण दे रखा आपको x² -3 ये दे दिया। अब यहाँ पर देखिए इस संख्या के टुकड़े हो रहे हैं क्या, टुकड़े नहीं होंगे, टुकड़े नहीं होंगे। अब जब इसके टुकड़े नहीं हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि देखते हैं इसमें कोई कॉमन आ रहा है क्या, कॉमन भी नहीं आ रहा। फिर एक नया तरीका आता है, इसमें हम सर्वसमीका का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, सर्वसमीका। देखिए अब सर्वसमीका कौन सी करें, बीजगणित की। देखो x² अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगी। तो पहले इसका इस समीकरण का क्या करेंगे, रूपांतरण। क्या करेंगे, रूपांतरण। थोड़ा बदलेंगे इसको, नया रूप देंगे। देखिए x यहाँ पर है x², ठीक है, माइनस ये 3 है ना, इस 3 को आधा करना है मेरे को। क्या करना है, आधा करूंगा तो इसके ऊपर लगा दिया मैंने रूट, और रूट का कर दिया स्क्वायर। अब बताओ हो गया ना, मतलब इसका रूट लगाने से इसके मान पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। और यहाँ पर हमारे पास जो मान आ गया वो भी 3 आ गया और ये भी हल हो गया। अब यहाँ पर देखिए सर्वसमीका कौन सी लगी, सर्वसमीका यहाँ पर लग गई a² - b² बराबर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ये खुल गया। देखिए अब ये मान इसमें रखा हुआ है, अब इसमें रखना पड़ेगा x + √3 और x - √3। अब द्विघात समीकरण को जब हमने हल किया था ना अभी थोड़ी देर पहले, जैसे कौन सा था, x² + 7x + 10। तो जब इसके टुकड़े किए हमने, देखो x² + 5x + 2x और +10 कॉमन लिया हमने x, तो x + 5 और यहाँ पर कितना लिया 2, तो x + 5। तो हमारे पास आया था x + 2 और x + 5। अब देखो ये 2 मान आए थे ना, दो मतलब 2 डब्बे आ गए ऐसे मान लो, एक डब्बा ये एक डब्बा ये, तो यहाँ पर 2 डब्बे आ गए ना, आ गए ना इसमें। तो यहाँ से जब ये 2 मान आए थे तो हमने क्या निकाले, शून्यांक निकाल लिए थे सीधा डायरेक्ट। तो यहाँ पर भी हम क्या कर लेंगे, अब इसके शून्यांक निकाल लेंगे। तो देखो ये तो आपका फर्स्ट मान हो गया और ये हो गया आपका सेकंड मान। अब क्या लिखेंगे, जब x² - 3 बराबर 0 हो तो, ठीक है, इस समीकरण को 0 के बराबर में रखते हैं, इस समीकरण को 0 के बराबर में रखेंगे। तो देखिए ये जो आपका फर्स्ट मान है इसको लिखो फर्स्ट से, तो x + √3 बराबर 0। ये √3 आगे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -√3, ठीक है, एक मान आ गया। दूसरा सेकंड x - √3 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया, +√3, और इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर दो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अल्फा का जो मान है, माना अल्फा बराबर -√3 और बीटा बराबर √3। यहाँ तक समझ में आया सभी को। सत्यता की जांच करेंगे। अब क्या करेंगे, पहला शून्यांकों का योग अल्फा + बीटा। अब देखिए अल्फा का मान क्या है, यहाँ पर -√3 प्लस √3 b। अब देखो a b क्या होता है, सूत्र में x का गुणांक, x इसमें है नहीं है ना, तो b का मान क्या हो गया, 0। b का मान क्या हो गया, 0, और a का मान हो गया 1। यहाँ पर √3 में से √3 गया, क्या आ गया, 0। इधर भी क्या आ गया, 0 बराबर 0, ठीक है। नेक्स्ट देखिए शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का अल्फा का मान बताओ कितना है, अल्फा का -√3 और गुणा √3। सी का मान बताइए, a b है नहीं, सी का मान क्या, -3 और a का मान 1। तो √3 से √3 गुणा हो, कंप्लीट 3 हो जाएगा, -3 और इधर भी -3, दोनों तरफ 3 3 आ गया।
अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद कौन सा है, x² माइनस 3 के 2 शून्याङ्क माइनस √3 और रूट आगे समझ में। इस तरीके से ये आपका जो शून्याङ्कों के बीच संबंध की सत्यता की जांच और ये करते हैं, ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसमें जो अगला टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है कि आपको शून्याङ्क दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे, शून्याङ्क। जैसे मान लीजिए शून्याङ्क दे दिए माइनस √3 और √3, ठीक है। उससे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये समीकरण बनाना पड़ेगा, द्विघात समीकरण, मतलब इसका उल्टा रूप। यहाँ से जैसे सीधा चलते हैं ना तो लास्ट में ये मान आता है। अब आपको क्या होगा, ये मान दिया जाएगा और आपको उल्टा चलना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे नहीं, हम एक जेन्युइन सूत्र है, उस सूत्र की सहायता से हम मान रखकर आराम से द्विघात समीकरण बना सकते हैं। किताब में तो है नहीं, लेकिन हम अलग तरीके से उसको पढ़ेंगे, समझे। इसको उतारो, आज की क्लास अपनी कंप्लीट है।